Hello dear students, welcome to the second chemistry class of our series of first chapter. अभी तक हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया था एंड वी हैव स्टडीड बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ भी लिए थे. एक बार हम रिकैप कर लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा था. तो हमने इंट्रो पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं एंड क्यों केमिकल रिएक्शन जरूरी होता है हमारी लाइफ में. And we have also studied about to write equation, chemical equations को कैसे लिखा जाता है, skeleton form में word equation, and balanced chemical equations क्या होती हैं. And we have also studied about the symbols which are used while writing the chemical equation. And we were discussing about the types of chemical reactions. So एक तरह से रिकैप हो गया. हम अपनी आगे की क्लास को स्टार्ट करेंगे with our 5 basic types. So हमने एक टाइप पढ़ भी लिया था बट वी कैन रिवाइज अगेन. हमारे 5 टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के. फर्स्ट वन सिंगल रिप्लेसमेंट, कैन बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल रिप्लेसमेंट और यू कैन से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंथेसिस, इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं एक नेम से, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कंबशन. सो ये आपके 5 टाइप्स क्लियर हो गए हैं. एंड हमने पहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिया था लास्ट क्लास में. ये क्या होता है, जब हमारे पास मेटल होते हैं विद डिफरेंट रिएक्टिविटी सीरीज, तो हम जब वो रिएक्ट करते हैं तो एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम द एक्वियस सॉल्यूशन में, एंड दिस इज ओनली नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हमने आयरन एल डिप की थी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में. फिर हमने पढ़ा था कैसे जो कॉपर सल्फेट डिपोजिट होता है एज अ ब्राउन कलर. सो ये क्या है, ये कौन सी एक्टिविटी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की. अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो मूव द स्लाइड. ये तो हम पढ़ चुके हैं, यू कैन सी. आई थिंक आप लोगों ने एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ ली होगी, याद कर ली होगी. You can take the screenshot of the slide predicting the product of single replacement reaction. आप इसे फिल करिए और हमारे आंसर ऐसे कमेंट बॉक्स में सेंड करिए. अभी सिंगल रिप्लेसमेंट बिटवीन मेटल्स एंड वाटर का ये रह गया था, एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं. इसमें क्या है, some metals have a higher activity than hydrogen and can replace it in a single replacement reaction. In these reactions, you may think of water, H2O, H and bracket OH. तो क्या है, जिनकी रिएक्टिविटी क्या है, हायर है हाइड्रोजन से, वो रिप्लेस कर सकते हैं ना सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में. इसमें क्या होता है, Na plus H2O, you have to find Na plus HOH. जो Na plus HO, H क्या होता है, H plus OH minus. So there is some glitches, wait for a moment. तो हमारे पास Na plus का है और OH minus का है plus H. So what you will see, next slide. यहाँ पे किससे रिएक्टिविटी कंपेयर की जा रही है, देन हाइड्रोजन. ऐसे हमारे पास 2 Na हो जाएंगे तो 2H2O and then you will see 2 NaOH plus H2. So there is a difference between H and H. एंड अब हमारे पास आता है डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो. अब आप सोच रहे होंगे या दैट वाज सिंगल एंड हियर वी हैव डबल, तो डबल क्या आ जाता है. अब यू कैन सी एग्जांपल ही आप देखिए. सबसे पहले AgNO3 plus NaCl and this arrow sign AgCl plus NaNO3. तो आपको इसमें कुछ चेंज लग रहा है, वहां पे हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट था, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, डबल हो गया. वहां हमारे पास फेरस था और हम उसे कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते थे तो फेरस सल्फेट और कॉपर आ जाता था. बट यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है और हम इसे सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं
तो हमारे पास क्या आ रहा है, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो क्या हो रहा है आपस में, क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है। ऐसा नहीं कहते हैं कि हमारे पास दो फ्रेंड्स हैं, दे आर एक्सचेंजिंग देयर सीट्स। सो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, पार्ट्स ऑफ टू एक्वस आयनिक कंपाउंड स्विच प्लेसेस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। जब दो आयनिक एक्वस में जो आयनिक कंपाउंड स्विच करते हैं, मतलब अपनी प्लेसेस को चेंज करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं और नए दो कंपाउंड बनाते हैं, तो वहां क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिप्लेसमेंट रिएक्शन, एंड दैट इज आल्सो डबल। देयर आर टू रिएक्टेंट्स एंड टू प्रोडक्ट्स। यहाँ पे क्या होते हैं, दो रिएक्टेंट्स होते हैं और दो प्रोडक्ट्स होते हैं। दिस इज स्पेशलिटी अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। The general form of a double displacement reaction is AB plus CD, arrow sign AD plus CD। तो आप क्या देख रहे हैं, पोजीशन चेंज हो रही है, पहले A के साथ B है, बाद में एज अ प्रोडक्ट A के साथ D है, पहले C के साथ D है, बाद में एज अ प्रोडक्ट C के साथ D है। तो दिस इज जस्ट an interchanging of the position between the two reactants. Just like symbol replacement reaction, not all double displacement reaction actually occur. हर सिंगल रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जैसे ही सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर नहीं होते हैं। वी कैन एक्सपेरिमेंटली अटेम्प्ट अ डीआर रिएक्शन। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटली अकर करेंगे, तो रिएक्शन अकर कब रिएक्शन अकर होगा, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। अ सॉलिड प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड। जब भी रिएक्शन होगा तो क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, सॉलिड प्रेसिपिटेट होना चाहिए। जो एक इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल नहीं होता है। अ गैस इज प्रोड्यूस्ड, गैस प्रोड्यूस होनी चाहिए, और वाटर इज प्रोड्यूस्ड। सो यू हैव 3 कंडीशंस, सॉलिड प्रेसिपिटेट, गैस एंड वाटर। And when these 3 conditions are happening, then you can say that chemical reaction is double displacement reaction is taking place. If none of the above are produced and both products are aqueous, then there is no reactions. और अगर कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही है एज इनसॉल्युबल और दोनों प्रोडक्ट सेम है एज अ रिएक्टेंट, तो क्या है, तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। होप सो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Here you have some example of double displacement reaction. You can see, you can note it down on your notebook. It will help you. PbNO3 whole twice aqueous में plus 2NaL, 2NaI whole 2NaI aqueous में yield क्या कर रही है, PbI2 solid है, solid क्या है ये, insoluble है, that is precipitate, plus 2NaNO3। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसे आप वैसे फॉर्म में पढ़ेंगे, लेड नाइट्रेट को हम रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, लेड आयोडेट और सोडियम नाइट्रेट। तो इट इज जस्ट इन चेंजिंग इन द पोजीशन विद रिएक्टेंट्स। जैसे HCl प्लस NaOH करेंगे तो क्या आ रहा है, यील्ड क्या कर रहा है, NaCl प्लस H2। तो वाटर फॉर्मिंग हो रहा है, एसिड बेस हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। तो इट इज क्या है, कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे CaCO3 प्लस 2HCl यील्ड कर रहा है CaCl2 प्लस H2CO3। यहाँ पे गैस फॉर्म हो रही है, तो जो 3 चीजें अकर हो रही हैं, या तो वाटर फॉर्म होना चाहिए, गैस फॉर्म होनी चाहिए, प्रेसिपिटेट फॉर्म होना चाहिए, एंड दीस आर द एविडेंस टू शो कि हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। इन्हें आप वर्ड फॉर्म में पढ़ सकते हैं, जैसे मैं CaCO3 पढ़ रही हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऐसे आप इनके रियल फॉर्म में भी इन्हें पढ़ सकते हैं जब हम वर्ड इक्वेशन या फिर किसी इक्वेशन को रीड करते हैं, जैसे आगे पढ़ा था। नेक्स्ट स्लाइड। Yeah, so here is a question for you all.
How do you determine if one of the products of a double displacement reaction will be a precipitate? ये आपको पता कैसे चलेगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एक प्रोडक्ट है वो प्रेसिपिटेट है? यस, ये भी बहुत बच्चों के माइंड में स्ट्राइक कर रहा होगा कि हाँ कैसे पता चलेगा। तो यूज द सॉल्युबिलिटी रूल्स। अब हमें सॉल्युबिलिटी रूल्स का यूज करना पड़ेगा। सॉल्युबल कंपाउंड्स क्या होते हैं? These compounds break down when put in water. जो कंपाउंड टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं जब उन्हें हम पानी में रखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? NaCl से Na है 1+ एंड Cl माइनस। तो ये क्या है? सोल्यूबल है। आपने देखा होगा आप सॉल्ट को, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? इट इज अ सॉल्ट। जब उसे पानी में रखते हैं तो वो क्या डिसॉल्व हो जाता है। We say that NaCl has dissolved, is soluble, forms an aqueous solution. तो जो डिसॉल्व हो जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं और वो एक्वियस सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं। तो दैट इज सॉल्युबल कंपाउंड्स। नेक्स्ट स्लाइड। और ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं वो सॉल्युबिलिटी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो इनसॉल्युबल कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं? These compounds do not break down when put in water. ये कंपाउंड टूटते नहीं है, ऐसा मतलब ब्रेक डाउन नहीं होते हैं जब ये पानी में रखे जाते हैं। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि आप कहते हो कि ये वाइल डूइंग कि हाँ शुगर को हम डिसॉल्व कर पाते हैं, सॉल्ट को हम डिसॉल्व कर पाते हैं। तो सॉल्ट क्या है? बेसिकली हमारे जो हम यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड, तो दैट इज सॉल्युबल। बट बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप डिसॉल्व नहीं कर पाते हो, तो वो क्या हुए? इनसॉल्युबल कंपाउंड्स हुए। जिससे वाटर में calcium carbonate does not break down into Ca2 plus and CO3 2 minus ions. जब हम Ca3 को हम CaCO3 को हम वाटर में डालते हैं तो वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। इसलिए जो CaCO3 है stays as a solid. वो हमेशा किसकी तरह रहता है? Solid रहता है। It is not soluble as precipitate. This is fortunate for many sea creatures. अब उसका ना घुलना भी एक अच्छाई है बहुत सारी सी क्रिएचर्स में। जैसे आप देखे होंगे शेल्स, देखे होंगे शेल्स किससे बनी हुई होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की। तो यू माइट हैव यूज्ड लाइक लोग यूज करते हैं शेल्स को डेकोरेशन में, वहां पे उससे बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं जो फीड करते हैं सीशेल्स पे, तो दैट इज गुड फॉर देम। तो इनसॉल्युबल उनका होना, इनसॉल्युबल कंपाउंड होना उनका क्या है? दैट इज बेनिफिट फॉर देम। एंड किसी चीज का सोल्यूबल होना भी क्या है? बेनिफिट है। दैट इज अकरिंग इन नेचर एंड इट इज होल्डिंग इट्स प्रॉपर्टीज। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो हमारे पास कुछ सॉल्युबिलिटी रूल्स हैं। यू डू नॉट हैव टू मेमोराइज दीज रूल्स, बट यू डू हैव टू नो हाउ टू यूज देम टू डिटरमाइन इफ अ प्रोडक्ट इज प्रेसिपिटेट। अब आपके पास ये रूल्स हैं, अब इसको आप मेमोराइज नहीं करना है, ये आपको पता होनी चाहिए कि आपको कैसे डिटरमाइन करना है इफ अ प्रोडक्ट कोई प्रेसिपिटेट है। सीधा चार्ट, जब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे हम एक चार्ट देखेंगे। लेट्स चेक करते हैं NaCl एंड CO3 क्या है, आर दीज प्रेसिपिटेट और नॉट। तो यहाँ पे आपके पास सॉल्युबिलिटीज ऑफ आयनिक कंपाउंड एक्विस जो डिसॉल्व हो जाती है वाटर में दी गई है, और सॉलिड दी गई है दैट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सो आप देखिए, सो आप इन्हें एक बार देख सकते हैं, इनसे आप मेमोराइज कर सकते हैं। एल्यूमिनियम, अमोनियम, वेरियम, कैल्शियम, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, लेड, लिथियम, मैग्नीशियम, निकल, पोटेशियम, सिल्वर, सोडियम, जिंक। और ये हमारे पास एसिटेट है, ब्रोमाइड है, कार्बोनेट है, क्लोरेट है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हाइड्रोक्साइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, फॉस्फेट, सल्फेट, सल्फाइड्स। तो ये आपके पास चार्ट है, तो आप ये देखिए ये एक्विस हैं या फिर नहीं है। तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड यू कैन मेक योर टेबल ऑन योर ओन एंड इट विल हेल्प यू व्हाइल solving the questions or while determining which is aqueous or not. So let's move to the next slide. This is also just a small activity for you. Predicting the products of double displacement reaction. कि आपको products निकालने हैं कि double displacement reaction में, तो आपके steps हैं. Write the two reactants. Identify the cations and anions in both of the compound reactants.
पेयर अप ईच कैटायन विद एनायन फ्रॉम द अदर कंपाउंड। अब आपको एग्जांपल इसका खुद ही लेना पड़ेगा। राइट द फॉर्मूला फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग द क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड पता है, जब हम क्रिस क्रॉस करके किसी का वो निकालते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। राइट द कंप्लीट इक्वेशन and balance the equation and use the solubility rules chart to figure out which product is precipitate. So this is just a kind of activity for you. आप इसका screenshot ले लीजिए. You can try it on your own and send us your activity answers in a comment box, or you can also use our chat option that is available on our app or website. So अभी हम आगे move करते हैं. अब हमारे पास आता है थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज सिंथेसिस रिएक्शन. अब बहुत सारे बच्चों ने ये टर्म नहीं पढ़ा होगा सिंथेसिस रिएक्शन, उन्होंने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दैट इज known as synthesis reaction only. So two or more simple substances, the reactants, combine to form a more complex substance, the product. जहाँ पे दो सिंपल सब्सटेंस जो रिएक्टेंट होते हैं वो कंबाइन करते हैं एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए, एक प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, और उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन. इसका तो नेम सुनते ही आपको लग रहा होगा कि आप कॉम्बिनेशन कोई चीज कंबाइन हो रही है. एक एग्जांपल देखिए, 2mg plus O2 is equal to 2mgO और एरोसाइन. जब हम Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रही है. फिर हमने इसको बैलेंस कर दिया. तो दो चीजें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब कंबाइन हो रही हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रही है. एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ combination or synthesis reaction. So next slide. अब synthesis reactions के भी types होते हैं. जैसे फर्स्ट है एलिमेंट A plus एलिमेंट B and it is giving us a compound. जब कोई एलिमेंट A कंबाइन होता है एलिमेंट B के साथ तो हमें वो एक कंपाउंड देता है. जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन गैस जब कंबाइंड हो रही है तो क्या आ रहा है, सोडियम क्लोराइड. सेकेंड वन इज जब एलिमेंट किसी कंपाउंड के साथ कंबाइन होता है तो हमें कंपाउंड देता है, कंपाउंड बी. ऐसे एलिमेंट क्या है हमारे, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है, और ये कंबाइन किसके साथ हो रही है, SO2 के साथ. और कंपाउंड क्या मिल रहा है हमें, SO3 मिल रही है. एंड यू कैन नाउ बैलेंस इट आल्सो. एंड वैसे थर्ड केस है हमारे पास कि कंपाउंड ए जब किसी कंपाउंड बी के साथ कंबाइन होता है तो हमें एज अ प्रोडक्ट में क्या मिलता है, कंपाउंड सी मिलता है. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O yields कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH फुल ट्वाइस. तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे हमारे पास थी एक एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड देता है, एलिमेंट कंपाउंड एक अनदर कंपाउंड देता है, और एक कंपाउंड ए और कंपाउंड बी जब कंबाइन होता है तो कंपाउंड सी देता है. सो ये क्लियर हो गया होगा. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो ये synthesis reaction है, right? And what it is saying, let's read it. Metallic and non-metallic elements react to form ionic compound. जब मेटल और नॉन मेटेलिक एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है. जैसे द रिजल्टिंग कंपाउंड शुड बी चार्ज बैलेंस्ड बाय क्रिस क्रॉस मेथड. जो हमारा रिजल्टेंट कंपाउंड होगा जो हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होना चाहिए, चार्ज बैलेंस होना चाहिए क्रिस क्रॉस मेथड से. जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, 4Li plus O2 is equal to 2Li2O. तो इट इज बैलेंस और नॉट, ये आपको चेक करना है. वैसे ही नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं जब एक दूसरे के साथ तो क्या बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं. यू शुड बी एबल टू ड्रॉ अ वैलिड लुईस स्ट्रक्चर फॉर द प्रोडक्ट. कोवेलेंट बॉन्ड की क्या खासियत होती है, उन किसमें रहते हैं, 288. आपने लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो, और नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे पढ़ेंगे. इट इज जस्ट आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि जब मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं. 2H2 plus O2 is equal to 2H2O.
बट कभी H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2OH नहीं होगा कि आप कह दो कि 2O भी हो गया इनटू H भी हो गया, इट इज नॉट। हम बैलेंस करेंगे तो ये लुईस स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। अभी के लिए आप बस इतना ही देखिए आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास आता है फोर्थ टाइप, दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का नाम सुन के आपके अंदर मतलब आपको कुछ ख्याल सा आ रहा होगा कि डिकम्पोजिशन से डिकम्पोज वर्ड सुना है या वी हैव लर्नड अबाउट से डिकम्पोजर्स होते हैं, कोई चीज डिकम्पोज हो जाती है। तो ये किसका होता है? कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है, मतलब कोई चीज कंबाइन हो रही है और कोई चीज डिकम्पोज हो रही है। यहाँ पे जिससे कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब दो एलिमेंट को हम मतलब कंबाइन करते हैं तो हमें एक नया कंपाउंड मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कोई चीज है वो एज अ पार्ट डिवाइड हो रही है, दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। A more complex substance, the reactant breaks down into two or more simple parts as a product, then it is known as decomposition reaction. जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है एज अ रिएक्टेंट और वो ब्रेक करता है सिंपल प्रोडक्ट्स में, तो वो क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो सिंथेसिस एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, वहां पे कंबाइन हो रही है और यहाँ कोई चीज डिकम्पोज हो रही है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जैसे 2H2 है हमने उसको डिकम्पोज कर दिया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में अलग अलग। सो दैट इज डिवाइडिंग, दैट इज कमिंग इनटू इट बेसिक टाइप फ्रॉम ए, मतलब एक अल्टीमेट टाइप है उससे उसकी बेसिक टाइप्स में उसको डिकम्पोज कर देना। सो नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पढ़ते हैं। Decomposition of a compound produces two or more elements and or compounds. जब कोई कंपाउंड डिकम्पोज होता है तो वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को प्रोड्यूस करता है। द प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज सिंपलर देन द रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा सिंपल होता है रिएक्टेंट से। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा वाटर है वो किसमें डिवाइड हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। तो क्या है, वो एक complex state and this is simpler state. And gases are often produced like H2N2O2 CO2 etc. ये gases produce होती हैं when ये reactions होता है in the decomposition of covalent compound. जो covalent compound decompose होते हैं, और ionic compound may be decomposed into pure elements by using electricity. और जो ionic compound होते हैं, जो charge होता है जिसमें, तो वो decompose किए जा सकते हैं उनके pure elements में, किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, और हम उसे इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। दिस इज हाउ प्योर मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉल्ट। एंड इसी के हेल्प से जो प्योर मेटल्स होते हैं उन्हें सॉल्ट से ऑब्टेन किया जाता है। सो यू कैन notice that decomposition reaction is very useful for us. So let's move to the next slide. अब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। वाटर का डिकम्पोजिशन होना इलेक्ट्रोलाइसिस से। आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, हमारे पास दो ट्यूब्स हैं, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हम सिंपली में क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसमें हम दो रॉड्स लेते हैं, एनोड एंड कैथोड, एंड एक ग्रेफाइट रॉड लेते हैं एंड उसको एज अ बैटरी से कनेक्टेड कर देते हैं, और उसमें जो एज अ सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास? वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, करंट, an electrical current can be used to chemically separate water into oxygen gas and hydrogen gas. Notice that twice as much hydrogen is produced compared to oxygen. जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं वाटर से, तो ये केमिकली सेपरेट कर देता है ऑक्सीजन गैस को और हाइड्रोजन गैस को अलग अलग। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है ट्वाइस होती है ऑक्सीजन गैस की। आप देख सकते हैं 2H2 है हमारे पास, जब ये डिकम्पोज हुआ तो 2H2 आया प्लस O2 आया। तो H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस क्या है? ट्वाइस है ऑक्सीजन गैस से। सो होप सो ये इलेक्ट्रोलाइसिस आपको समझ में आ गया होगा।
एंड इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास एनोड होना चाहिए, कैथोड होना चाहिए, पॉजिटिवली निगेटिवली चार्ज। तो बन जाता है, इसी से क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोलाइसिस दिखाई गई है मोल्टन सोडियम क्लोराइड की। जब सोडियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में होता है और हम उसे सेपरेट करते हैं, तो मैनी प्योर मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस टू सेपरेट मेटेलिक सॉल्ट्स। जब मेटेलिक सॉल्ट्स को सेपरेट करना होता है और प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस यूज होती है। फॉर एग्जांपल NaCl इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर सोडियम। सोडियम क्लोराइड से जब हम प्योर सोडियम को सेपरेट करते हैं, तो दिस प्रोसेस इज बीइंग यूज्ड। एंड ये आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, जैसे क्लोरीन है और सोडियम मोल्टन स्टेट में ऐसा लगा जाता है। यहाँ पे भी निगेटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का केसेस होता है। ये भी मत पढ़िए, ये हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब हम मेटलर्जी पढ़ेंगे कि कैसे होता है। नाउ टिल तक अभी आप ये समझिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है। इट इज जस्ट बीइंग डिकम्पोज्ड। सो नेक्स्ट स्लाइड। So we have now fifth part, that is combustion reaction. अब combustion क्या होता है? combustion वर्ड पढ़ के आपको क्या फील आता है? combustion मतलब किसी चीज का जलना। all involve oxygen O2 as a reactant combining with another substance. इसमें सब में O2 की जरूरत होती है एज अ रिएक्टेंट, जो अदर सब्सटेंस के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है। ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। जब कोई चीज जलेगी तो वो एक्सोथर्मिक होगी, उसमें से हीट रिलीज होगी, तो दैट इज known. Completely combustion of a hydrocarbon always produces CO2 and H2O. जब किसी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन होता है, तो हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड अगर किसी चीज का इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है किसी हाइड्रोकार्बन का, तो क्या प्रोड्यूस होगा, CO एंड पॉसिबली एक CO का जो एक कार्बन होगा जो ब्लैक कार्बन सूट होगा। जब नहीं कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है, तो एक ब्लैक ब्लैक से लेयर बन जाती है, ब्लैक ब्लैक से धुआं ब्लैक ब्लैक का पाउडर टाइप का हो जाता है। दैट इज द एविडेंस कि वहां पे क्या हुआ है, इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है। तो आपके पास एग्जांपल है CH4 + 2O2, CO2 + 2H2O। तो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होगा तो कैसी फ्लेम होगी हमारे पास, ब्लू फ्लेम होगी। वैसे ही सेकेंड एग्जांपल में CH4 + 1.5O2, जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा CO + 2H2O। तो यहाँ पे CO2 नहीं आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, ओनली CO आ रहा है। दैट इज इनकम्प्लीट कंबशन। एंड यहाँ पे हमारे पास येलो फ्लेम रहेंगी, और वहीं पे येलो फ्लेम रहेंगी, जैसे CH4 है, हम O2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमारे पास C + 2H2O आया। यहाँ पे तो CO से भी एज अ डिक्रीज हुआ है अमाउंट, तो यहाँ पे हमारे इनकम्प्लीट कंबशन रहेगा, फ्लेम हमारी येलो रहेगी और एक सूट फॉर्म होगा, एक ब्लैक कार्बन सूट फॉर्म। तो होप सो कंबशन रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। इसमें बस आपको याद रखना है कि कंप्लीट कंबशन हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। कंप्लीट होगा तो CO2 और H2O होंगे, और इनकम्प्लीट होगा तो CO प्रोड्यूस होगा और कार्बन ब्लैक कार्बन सूट प्रोड्यूस होगा। एंड यहाँ पे ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है, और ये एक्सोथर्मिक होता है। दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर while you are studying combustion reaction and you are solving the questions of it. So आपके 5 टाइप्स अभी तक क्लियर हो गए और सभी को समझ में आ गया होगा। And that is, so what is the next slide? वैसे हमारा टाइम तो हो गया है, चलिए हम इससे भी कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। Combustion क्या होता है, any synthesis reaction which involves O2 as a reactant is also considered to be a combustion reaction. एक ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहाँ पे O2 इन्वॉल्व होती है एज अ रिएक्टेंट में, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्बशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल 2Mg + O2 जब कंबाइन हो रही है, तो हमारे पास 2MgO आ रहा है, मेटल ऑक्साइड आ रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ रही है। तो दिस इज कॉल्ड द कम्बशन ऑफ मैग्नीशियम और द सिंथेसिस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड।
इसे हम कम्बशन ऑफ मैग्नीशियम भी कह सकते हैं और सिंथेसिस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं. द कम्बशन ऑफ अ मेटल ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ मेटल ऑक्साइड. जब अगर मेटल का कम्बशन होगा तो हमेशा क्या मिलेगी हमें? मेटल ऑक्साइड मिलेगी. एंड मेक श्योर दैट द मेटल प्रोडक्ट इज क्रिस क्रॉस करेक्टली. जब आप क्रिस क्रॉस कर रहे हैं उसे तो वो करेक्टली क्रिस क्रॉस होना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड. एंड सो यू हैव योर होमवर्क. यू हैव टू क्लासिफाई करना है कि ये कौन कौन से टाइप्स के रिएक्शंस हो रहे हैं. यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट. यू कैन सेंड योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. So first, second, third. What is the next slide? Take the screenshot of this also. You have 3 more questions. You have to just find out the types of reactions. Next slide. Oh, you have answers also. So that you can take the screenshot of your answer. You can match it after doing it. They are correct or not. So this is how to count atoms. जब हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो सबस्क्रिप्ट क्या होती है और कोफिशिएंट क्या होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. एज O2 तो हमारा जो 2 है वो सबस्क्रिप्ट होगा, बट 2H2O के साथ जो हमारा पहले वाला 2 होगा जो पूरे H2 को डिफाइन कर रहा है, दैट इज हमारा कोफिशिएंट होगा. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट स्लाइड. ये हम जब काउंट करते हैं एटम्स को तो हमारे कुछ रूल्स हैं. कोफिशिएंट्स प्रोपोगेट टू द राइट through the entire compound whether or not parentheses are present. जो कोफिशिएंट होता है प्रोपोगेट करेगा पूरे entire compound में और इन कोई parentheses present हो या ना हो. एंड जो सबस्क्रिप्ट होता है affect only the element to the left of the subscript. जो एलिमेंट उसके लेफ्ट में होगा वो उसी पे अफेक्ट करेगा. जैसे O2 लिखा है तो दैट इज वो 2 की वैल्यू बढ़ा रहा है, वो उसका रिलेशन किसके साथ है? ओनली O के साथ है. If a subscript occurs to the right of a parenthesis, the subscript propagate to the left through the parenthesis. अगर parenthesis के right में है तो वो पूरे जो left में होगा parenthesis के उसके ऊपर act करेगा. When a coefficient and subscript meet, you must multiply the two. जब coefficient और subscript साथ में होते हैं तो आप क्या करना है? उसे multiply करना है. I think these are the basic rules. आपने 9th में भी पढ़ा होगा तो ये आप खुद समझ आएंगे. So let's move to the next slide. यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं कैसे काउंट करते हैं एटम्स को. So you can see on the slides. You can take a screenshot. That will help you while doing your questions. जैसे एक बताती हूँ. एक फर्स्ट वन है SnO2 को जब हम रिएक्ट कराएंगे 2H2 के साथ तो हमें मिलता है Sn plus 2H2O. So then you can count the number of atoms in each of the cases. Next slide. So class work क्या है? Complete the count worksheet on counting atoms in chemical reaction. अब एज होमवर्क आपको जो ये काउंट वर्कशीट है ये करनी है. इसमें आपको एटम्स काउंटिंग ऑफ एटम्स करनी है केमिकल रिएक्शन में कि हम कितने एटम्स प्रेजेंट हैं व्हाइल डूइंग एनी रिएक्शन. नेक्स्ट स्लाइड. सो ये आपके पास एज अ होमवर्क है. ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आपको एटम्स है, आपको एटम ऑन लेफ्ट साइड और एटम्स ऑन राइट साइड इसको क्लासिफाई करना है और अलग अलग टेबल में लिखना है. I think that is enough for our first class. And so here we are ending our first class. Hope so आपको अभी तक सारा समझ में आ गया होगा. केमिकल रिएक्शंस एक रिकैप ले लेते हैं बहुत जल्दी से बिफोर एंडिंग द क्लास कि इसमें क्या था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में. ये केमिकल रिएक्शन एंड
इक्वेशन क्या होती हैं, कैसे हम लिखते हैं इक्वेशन को, बैलेंस कैसे करते हैं, वर्ड इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन, एंड देन वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, और जो सिंबल्स हैं वो कैसे होते हैं, हम कैसे एटम्स को काउंट करते हैं व्हाइल डूइंग एन इक्वेशन। वी हैव स्टडीड अबाउट केमिकल रिएक्शन, हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं जिसे, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है, एंड फिफ्थ वन इज कंबशन आता है। सो ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास एक क्लास और होगी जिसमें हम अपना लेफ्ट आउट पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, एंड देन वी आर एबल टू फिनिश with our first chapter of chemistry of class 10. So have a good day, and here we end our class. Thank you, students.